भी। नमस्कार, राष्ट्र विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और राष्ट्र विशेष में आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी के अधिकार की, यानी महिला आरक्षण की। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि उस संघर्ष की गाथा है जो आजादी के बाद सरोजिनी नायडू के आत्मविश्वास से शुरू होकर 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंची है। एक ऐसा सफर जहां पंचायतों ने तो रास्ता दिखाया, लेकिन संसद की दहलीज पर आकर उम्मीदें बार बार सियासी हंगामे और कोटा के भीतर कोटा जैसे सवालों में उलझती रही हैं। महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पर संसद में हुई मौजूदा चर्चा और इस बिल के पारित न होने की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला आरक्षण मंशा पर तकरार। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उस आधी आबादी की जिसने आजादी के आंदोलनों से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस संसद में देश के भविष्य की लकीरें खींची जाती हैं, वहां अपनी हिस्सेदारी के लिए महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आधी आबादी, पूरा अधिकार, लेकिन हकीकत अब भी अधूरी है। यह सिर्फ एक बिल की कहानी नहीं, यह उस संघर्ष की कहानी है जो आजादी के बाद उम्मीद से शुरू हुआ, पंचायतों तक पहुंचा, संसद के दरवाजे तक आया, लेकिन हर बार राजनीति की चौखट पर अटक गया। कभी कहा गया महिलाओं को बैसाखी की जरूरत नहीं, फिर समय ने दिखाया कि बिना व्यवस्था के बराबरी सिर्फ किताबों में ही रह सकती है। वैसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सितंबर 2023 में संसद से सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। इस कानून को जल्दी पारित कराने के लिए मौजूदा सरकार लोकसभा में बिल लेकर आई, जिस पर लंबी चर्चा हुई। इसे 16 अप्रैल 2026 को आधिकारिक गजट भी इसका अधिसूचित कर दिया गया। यह कानून संविधान के अनुच्छेद 33(4)(a) का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद इसे अभी लागू नहीं किया जा सकता। संसद में इस बिल पर क्या चर्चा हुई, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल के समर्थन के लिए सभी से अपील की, वहीं विपक्ष ने गलत मंशा बताकर इसका विरोध किया। इस दौरान क्या कुछ संसद में घटित हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला आरक्षण या नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कहानी केवल एक कानून की नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए 27 साल लंबे संघर्ष की गाथा है। आजादी के बाद की स्थिति 1947 से 1980 के दशक तक। आजादी के समय संविधान सभा में सरोजिनी नायडू और रेणुका राय जैसी महिला नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया था। उनका मानना था कि भारतीय महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर संसद पहुंचेंगी और उन्हें बैसाखी की जरूरत नहीं है। हालांकि दशकों तक संसद में महिलाओं की संख्या 4 से 7% के बीच ही सिमटी रही, जिससे स्पष्ट हो गया कि बिना आरक्षण के महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना मुश्किल है। पहली बड़ी सफलता पंचायतों में आरक्षण 1992-93। महिला आरक्षण की असल शुरुआत जमीन से हुई 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत में करीब 15 लाख से ज्यादा महिलाएं स्थानीय निकायों के नेतृत्व में हैं। इसी सफलता ने संसद में आरक्षण की मांग को तेज किया। संसद में 27 साल का लंबा संघर्ष। लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने के लिए बिल कई बार लाया गया, लेकिन हर बार भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। 1996 देवगौड़ा सरकार, पहली बार 81वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल को गीता मुखर्जी कमेटी के पास भेजा गया, लेकिन लोकसभा भंग होने से यह लैप्स हो गया। 1998 से 2003 वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी ने कई बार कोशिश की, सदन में बिल की कॉपियां तक फाड़ी गईं। शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने ओबीसी कोटा के भीतर कोटा की मांग की, जिससे सहमति नहीं बन पाई।
2010 की मनमोहन सरकार में भारी हंगामे के बीच ये बिल राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में क्षेत्रीय दलों के विरोध के कारण इसे पेश नहीं किया जा सका। वर्तमान बिल की स्थिति की अगर बात करें, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान इतिहास रचा गया। इसके लागू होने के लिए 2 शर्तें जुड़ी हैं। नई जनगणना कानून के अनुसार अगली जनगणना के आंकड़े आने जरूरी हैं। परिसीमन जनगणना के बाद सीटों का नए सिरे से निर्धारण होगा, जिसके बाद ही महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनाव तक पूरी हो सकती है। आजादी के बाद महिलाओं को बराबरी का संवैधानिक अधिकार मिला। संविधान सभा में महिलाओं ने आरक्षण के बजाय योग्यता पर जोर दिया। 1950 से 1980 तक संसद में महिलाओं की भागीदारी 5% के आसपास सीमित रही। 1992-93 में 73वां और 74वां संशोधन बना टर्निंग पॉइंट। पंचायत और नगर निकायों में 33% आरक्षण लागू हुआ। लाखों महिलाओं की राजनीति में एंट्री हुई, जमीनी नेतृत्व मजबूत हुआ। 1996 में पहली बार संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। गीता मुखर्जी समिति को यह बिल भेजा गया, लेकिन बिल लैप्स हो गया। 1998 से 2003 के बीच में कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन सदन में भारी हंगामा हुआ, बिल पास नहीं हुआ। ओबीसी कोटा में आरक्षण की मांग से सहमति नहीं बन पाई। जमीनी सफलता से संसद में आरक्षण की मांग हुई तेज। हर बार हंगामे और विरोध में अटकता रहा बिल। कोटा के भीतर कोटा बना सबसे बड़ा विवाद। 2010 में राज्यसभा से पास हुआ बिल, लेकिन लोकसभा में अटका। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से इतिहास रचा गया। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान। लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन जरूरी। लागू होते ही संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% तक पहुंचेगी। 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी अधिसूचित किया गया। अधिनियम 17 अप्रैल को लोकसभा में पास नहीं हो पाया। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया। कुल 528 सदस्यों ने मतदान किया। बिल पास होने के लिए 352 वोट जरूरी था। इस तरह यह बिल 54 वोट से पीछे रह गया और लोकसभा में पास नहीं हो सका। महिलाओं का 33% आरक्षण क्या है प्रावधान? स्टिकर के नीचे दरअसल सितंबर 2023 में भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इस कानून को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ये विधायी निकायों यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम से महिलाओं की भागीदारी 33% हो जाएगी। 2023 के कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि ये 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि ये तुरंत पता नहीं चल पाया कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। नोटिफिकेशन में क्या था? अधिसूचना के अनुसार संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2026 को वह तिथि घोषित की गई जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होने की बात कही गई थी। सरकार 3 विधेयक क्यों लेकर आई?
लोकसभा में वर्तमान में जिन 3 विधेयकों पर चर्चा हुई उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन वर्तमान सदन में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। इस बिल पर 2 दिन तक लंबी बहस हुई। संशोधन बिल पर पक्ष व विपक्ष में नोकझोंक। मेरी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार ने बिल से जुड़ी सभी आशंकाओं और गलतफहमियों को तथ्यों और तर्क से दूर कर दिया है। करीब 4 दशकों से महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लंबित था। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को फैसले लेने में अपना हक मिले। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संवेदनशील फैसला लें और बिल के पक्ष में वोट करें। मोदी ने कहा था, नारी शक्ति की ओर से मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कुछ भी ऐसा ना करें जो देश की महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं, हमारे इरादे और फैसले देख रही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व से कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को चेतावनी दी कि देश की महिलाएं उनके इरादों को देख रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनका हक देने का समय आ गया है। वहीं सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने भी इस बिल को ऐतिहासिक बताया। सबको साथ ले ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाए तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है।
मैं तो धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण का एक स्वर्णिम युग जो है वो हमारे देश में शुरू हो रहा है और विपक्ष को भी इसका समर्थन करते हुए इस विधेयक को पारित करना चाहिए, क्योंकि नारी सशक्तिकरण से नारी नेतृत्व का जो सफर है वो ये देश को तय करना जरूरी है और बेटियों बहनों के हक के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। देखिए, बिल तो पारित हो गया पर अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको लगता है कि सबको साथ आना चाहिए। काफी समय से आधी आबादी का जो हक है वो मारा गया था, अब ये सुनहरा मौका है विपक्ष के लिए भी अपनी गलती को सुधारने का। साल दर साल कई बार इस बिल को वो पारित नहीं कर पाए, तो उनके पास भी एक सुनहरा मौका है कि इस बिल को पारित करके अपनी गलती को वो सुधारे, तो उनको अवश्य ये करना चाहिए। देखिए, महिला प्रतिनिधित्व तैयार करना तो हमेशा, जैसे विमेन को हमेशा साइलेंट वोटर्स कहा जाता था, अब विमेन लॉ मेकर्स बनना चाहती हैं। लाइन में लग के महिला को वोट्स, हमेशा हर जगह आप देखते हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा रहती हैं, साइलेंट वोटर्स उनको कहा जाता है, सबसे ज़्यादा फोकस महिलाओं पे चुनाव में किया जाता है। तो अब अगर ये जिम्मेदारी इस सदन की बनती है कि वो महिला जिनको लाइन में लग के वो सरकार बना रही है, उनको सरकार में भी उतना भागीदारी मिले और प्रतिनिधित्व मिले, तो उसको तो वेलकमिंग करना चाहिए, उसका हम लोग को फर्स्ट स्टेप है। वहीं एकजुट विपक्ष ने मुखर तौर पर संसद में इस बिल का विरोध किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। विपक्ष की महिला सांसदों ने भी साफ तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। फर्स्ट स्टेप है जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल टाइप्स महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। थैंक यू। है उसको लेकर के दक्षिण भारत से बहुत ऑब्जेक्शन है कि खाई बढ़ जाए कितना। सही बात है। अब ये तो आंध्र प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो सरकार का आखिर साथ क्यों दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे प्रांत हैं और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इनका जो वर्चस्व है वो घटेगा और सरकार को आने वाले समय में इनकी जरूरत ही नहीं महसूस पड़ेगी, जो इनका सहयोग और साथ ले सके। और इनकी जो अभी जो भूमिका है सरकार बनाने में या अपने राज्यों में फंड्स पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको भी बड़े पैमाने में क्षति पहुंचेगी। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम जानेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये महत्वाकांक्षी महिला आरक्षण का जो संशोधित बिल था ये पास नहीं हो पाया और ये साल दर साल जो कहा जाता रहा है कि महिला आरक्षण जो है पास नहीं हो पाया और इस बार भी ये महिला आरक्षण पास नहीं हो पाया। सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, 1992 में पंचायतों से जो क्रांति शुरू हुई उसने लाखों महिलाओं को नेतृत्व दिया, लेकिन जब बारी संसद की आई तो 27 साल तक सिर्फ बहस हुई, फैसले नहीं हुए। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उम्मीद जगाई, लगा कि अब देश की संसद में महिलाओं की आवाज 1/3 तक पहुंचेगी, लेकिन 2026 में वही मुद्दा फिर सियासत के तराजू पर तौल दिया गया। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद से एक ऐसी खबर आई जिसने महिला सशक्तिकरण के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। 16 से 18 अप्रैल तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में जिस महिला आरक्षण बिल के पारित होने की उम्मीद थी वो लोकसभा की दहलीज पार नहीं कर सका। शुक्रवार को हुए मतदान में सत्ता पक्ष 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाया और यह बिल 230 के मुकाबले 298 वोटों से गिर गया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, बहुमत होते हुए भी बहुमत काफी नहीं था, महिलाओं के हक का बिल पास नहीं हो सका और इसी के साथ एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया, क्या महिलाओं का हक अब भी राजनीति का मुद्दा भर है? क्या नारी शक्ति सिर्फ नारों में सिमट जाएगी या फिर सच में बदलेगा संसद का चेहरा?
बहुमत न मिलने से गिरा महिला आरक्षण संशोधन बिल। लाल रंग के स्टिकर के नीचे मतदान। वहीं 2 दिन चली लंबी चर्चा और बहस के बाद आखिर बहुमत न मिलने के कारण महिला आरक्षण पर संविधान संशोधन बिल गिर गया, यानी लोकसभा ने इस बिल को सिरे से नकार दिया। यह मोदी सरकार के 12 साल के शासन में पहली बार है जब कोई संवैधानिक संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका है। मोदी सरकार के लिए संसद में हाल के समय में यह बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताकर इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी। विधेयक के गिरने के साथ ही बीजेपी की महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। भाजपा नेताओं ने महिला बिल नहीं पास होने देने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। Besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have 2 other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. It is अन्य सभापति महोदय, जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूँ। संविधान पर आक्रमण था नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ। अमित शाह कह रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष का सामने। देखिए, सारे जानते हैं कि हम महिला विरोधी नहीं है और हम हमारे भाषण में भी स्पष्ट दिखाया था। ये देश की अखंडता की बात की, हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है।
तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक पर जब वोटिंग हुई तो 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया। सत्ता पक्ष या एनडीए गठबंधन को इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 वोट चाहिए थे, लेकिन उसे वो संख्या नहीं मिल पाई। और जरूरी वोट नहीं मिल पाने का मतलब ही था कि लोकसभा में शुक्रवार शाम को महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले संवैधानिक 131वें संशोधन बिल 2026 को गिरना था। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता था। सरकार ने इसे जल्द लागू करने के लिए 3 लाए थे, लेकिन मुख्य संवैधानिक संशोधन बिल के गिरने के बाद बाकी 2 बिल भी आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। कब मिलेगा आधी आबादी को हक? कुल मिलाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें मिलनी हैं, लेकिन बिना नई जनगणना के ये आरक्षण कब और कैसे लागू होगा ये अभी अनिश्चित है। विपक्ष का तर्क है कि नई जनगणना के बाद ही सीटें बढ़ाई जाएं और आरक्षण लागू हो, ताकि सभी वर्गों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। अभी ये साफ नहीं है कि सरकार इस बिल को दोबारा कब और कैसे सदन में लाएगी। 3 दिन की विशेष बैठक में ये पहला बड़ा विधेयक था जो पास नहीं हो सका। वहीं सरकार ने कहा कि अब बिल गिरने के बाद वे जनता के बीच जाएंगे और विपक्ष को जवाबदेह ठहराएंगे। ये मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। 2023 में बिल पास हुआ था, लेकिन लागू नहीं हो सका। अब देखना होगा सरकार का अगला कदम क्या होता है और महिलाओं को उनका हक कब तक मिलता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। से पहले दबा दिया जाता है या तो साथियों, संसद के आंकड़ों के खेल में 54 वोटों की कमी से एक बार फिर इतिहास को भविष्य के लिए टाल दिया गया। 298 सांसदों का साथ भी उस 2/3 बहुमत की दीवार को नहीं लांघ पाया जो इस संविधान संशोधन के लिए अनिवार्य थी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिल गिरा क्यों, सवाल ये भी है कि 1996 से लेकर 2026 तक समय के साथ सरकारें बदली, चेहरे बदले, गठबंधन बदले, लेकिन नहीं बदला तो महिलाओं के हिस्से का वो इंतजार। एक तरफ सत्ता पक्ष अपना तर्क दे रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष की कोटा के भीतर कोटा और जनगणना की अपनी चिंताएं। बिल पास न होने पर प्रधानमंत्री ने कहा, मैं अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से क्षमा प्रार्थी हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, लेकिन इन सब के बीच खड़ी है भारत की वो नारी जो आज पंचायतों से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय कर रही है, पर संसद की मेजों पर अपनी बात रखने के लिए आज भी किसी नोटिफिकेशन और किसी परिसीमन की मोहताज है। महिला हित में बिल पारित कराने के तमाम प्रयासों के बीच मोदी सरकार की 12 सालों के सफर में यह पहली बड़ी संवैधानिक जो है हार कह सकते हैं। लेकिन हार चाहे किसी दल की हो, चोट उस उम्मीद को लगी है जो 2029 के चुनाव की ओर देख रही थी। अब गेंद राजनीतिक पाले में है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, सड़कों पर प्रदर्शन होंगे और एक बार फिर से यह मुद्दा चुनाव का एजेंडा बनेगा। पर असल सवाल वही रहेगा, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में आधी आबादी को उनका पूरा हक कब तक मिलेगा। फिलहाल राष्ट्र विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।